Let us begin chapter number 4 International Organizations. पॉलिटी का है क्लास 12th. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जरा चेक कर लेना, एक वीडियो डाल रखी है मैंने, हाउ टू स्कोर 100 and 100 इन योर पॉलिटिकल साइंस. मेरे भी 100 और 100 आए थे, तो जस्ट लुक एट दैट वीडियो. तो बिगिन करते हैं चैप्टर. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल क्या है. जब आपका कोल्ड वॉर खत्म हो गया था उसके बाद से, जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था उसके बाद से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है. ठीक है, क्यों हम आजकल बात करते हैं कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, या जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, ये सब कुछ न्यूज़ में आता रहता है. तो ये सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में. उसके अलावा कुछ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे. और एज यूजुअल जो हम इस बुक में करते हैं कि सब कुछ पढ़ने के बाद इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, तो इसी चैप्टर में भी हम यही करेंगे. ये जो पिक्चर आपको दिख रही है यहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस का ये लोगो है. अगर आप देख सकते हो तो ये आपको ये वर्ल्ड का मैप दिख रहा होगा, और इसके आसपास में आपको ऑलिव ब्रांचेस दिख रही होगी जो कि वर्ल्ड पीस को सिग्निफाई करती है. तो कह सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है बेसिकली वो इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था कि वो जो है वर्ल्ड पीस को एस्टैब्लिश कर सके. ठीक है, अब कितना इफेक्टिव वो रहा है वो जरा हम देख लेते हैं. पता ही लग गई थी भाई इफेक्टिवनेस, जब आपका ये लेबनान क्राइसिस बेसिकली हुए थे 2006 में. उस टाइम क्या हुआ था कि इसराइल उसने जो है लेबनान के ऊपर बॉम्ब्स गिरा दिए थे, जिससे कि बहुत सारे सिविलियंस लोगों की जान गई थी. और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उस टाइम पे भी था आपका, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाया था. ठीक है, तो ये जो दो आपके कार्टून्स हैं ये इन इफेक्टिवनेस दिखाते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम यूएन बोलते हैं. ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यूएन जो है आजकल के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, और लोग उसको एक ग्रेट होप मानते हैं ऑफ ह्यूमैनिटी या फॉर पीस या प्रोग्रेस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. ठीक है, दो लोगों की स्टेटमेंट है, आंसर राइटिंग में इसको आप यूज कर सकते हो, कि जो यूनाइटेड नेशंस है इट वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल. स्टेटमेंट का मतलब बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसलिए नहीं बनाई गई थी कि ह्यूमन बींग्स को हम हेवन स्वर्ग दिखा देंगे, या इसलिए बनाई गई थी कि उसको हेल यानी कि नर्क से हम बचा सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट थी डैग हैमर्स के जॉल्ड की, और ये जो थे आपके यूएन के सेकेंड सेक्रेटरी जनरल थे. उसके अलावा शशि थरूर की स्टेटमेंट देखते हैं. शशि थरूर जो है ही वॉज अ फॉर्मर यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन. इन्होंने बोला था कि जो यूएन है वो एक टॉकिंग शॉप है, यानी कि स्पीचेस और मीटिंग्स यहाँ पे होती हैं. जो यूएन की जनरल असेंबली है उसमें जो एनुअल सेशंस होते हैं उसमें स्पीचेस वगैरह होती है यहाँ पे. और ये बोलते हैं यहाँ पे शशि थरूर किसी एक मीटिंग में चर्चिल के कोट्स को ये कोट करते हैं मीटिंग में. कहते हैं कि चर्चिल ने एक बार कहा था कि जॉ जॉ इज बेटर देन वॉर वॉर. इसको भी आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो कि जॉ जॉ मतलब बातचीत करना इज बेटर देन वॉर. इन्होंने कहा था एक दूसरे के शब्दों से, एक दूसरों की स्पीचेस से हम आपस में दूसरों को बोर कर देते हैं, यानी कि बोरिंग, बोर्डम, राइट, ये बोर उसके लिए है. इंस्टेड ऑफ बोरिंग होल्स इनटू द बैक ऑफ ईच अदर इनटू द बैटलफील्ड. तो इससे आपको दिखता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो एक्चुअल में नेसेसरी है वर्ल्ड में होनी. तो जो ये कोट्स हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट सजेस्ट करती हैं. इस कोट को भी आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है दे आर नॉट द आंसर टू एवरीथिंग बट दे आर इंपॉर्टेंट, राइट. They help with the matters of war and peace. They also make countries to cooperate to make better living conditions for us all. जो कंट्रीज हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं एक दूसरे के साथ. दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि उनको वॉर ही करनी चाहिए. हम उससे पीसफुल तरीके से भी डील कर सकते हैं, डिस्कशन करके पीसफुल सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं, राइट. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल इस कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है अगर उसकी डेफिनेशन आ जाती है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से, तो आप उसमें ये वाली लाइन यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सुपर स्टेट नहीं है विद अथॉरिटी ओवर इट्स मेंबर्स. ऐसा नहीं है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी तो उसमें कोई एक हेड है, नहीं, कोई सुपर स्टेट नहीं है, कोई लीडर नहीं है उस असेंबली के अंदर या उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है, बेसिकली ये जो बना था when states agree to its creation, की बहुत सारी स्टेट्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, तो
तो इसीलिए आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनती है, ठीक है। और ये इसलिए बनती है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को पीसफुली यहाँ पे आगे रिजॉल्व करें, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो और भी तरीके से हेल्पफुल है कि नेशंस जो है दे यूजुअली सी दैट देयर आर सम थिंग्स दैट मस्ट दे डू टुगेदर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ये साथ में लेकर चलना चाहते हैं। वही आपका पिछले चैप्टर में एक लाइन मैंने आपको बताई भी थी कि नो रीजन कैन एग्जिस्ट इन वैक्यूम, राइट। उस लाइन को आप इस चैप्टर में भी यूज कर सकते हो। तो देखो, डिजीज की अगर हम बात करें, एटमॉस्फेयर की हम बात करें, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सी लेवल चेंज हो रहा है, कोस्टल एरिया सबमर्ज हो रहे हैं, कोई एक देश इस पे अकेला काम नहीं कर सकता, राइट। मिलजुल कर जो है हमें इस पे काम करना पड़ेगा, मिलजुल कर इसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। एग्जाम्पल आपने देख लिया था कोविड-19 के टाइम पे, एक ही देश अगर कॉपरेट करे तो पूरे देश से, पूरी वर्ल्ड से कोविड-19 नहीं जा सकता था। सारे देश आपस में मिले, कॉपरेट करा, तब जाके चीजें जो है वो नॉर्मलाइज हुई थी, राइट, ठीक है। नेशंस जो है दे रिकॉग्नाइज द नीड टू कॉपरेट। नेशंस जो है उनको सबको पता है कि भाई हमें कॉपरेशन करना चाहिए, पीसफुल कॉपरेशन करना चाहिए, बट दे कैन नॉट एग्री ऑन हाउ बेस्ट टू डू, हाउ टू शेयर द कॉस्ट ऑफ कॉपरेटिंग, हाउ टू मेक श्योर कि बेनिफिट्स जो है कॉपरेटिंग के वो जस्टली डिवाइडेड है, हाउ टू एंश्योर कि दे डू नॉट ब्रेक देयर एंड ऑफ द बार्गेन एंड चीट ऑन एन एग्रीमेंट। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन सब क्वेश्चंस को दिमाग से रिमूव कर देता है लोगों के, कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको हेल्प करेगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, वो आपको आइडियाज देगा कॉपरेशन की, मैकेनिज्म्स मिलेंगे वहां पे, रूल्स, ब्यूरोक्रेसी मिलेगी टू हेल्प मेंबर्स ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एंड विद योर शेयर्ड कॉस्ट्स होंगी जो कि प्रॉपरली शेयर्ड होंगी। और जो बेनिफिट्स है ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान को ही या किसी एक देश को ही मिल रहे हैं, बेनिफिट्स भी फेयरली डिवाइडेड होंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि जो ऑर्गेनाइजेशन को अगर एक देश उसमें जुड़ना चाहता है, एक मेंबर उसका बनना चाहता है, उस एग्रीमेंट को साइन करके उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है, तो जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उसको मानने पड़ते हैं, राइट। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आपका ये पर्पस भी सर्व करती है। अब कोल्ड वॉर के एंड के बाद हम देख सकते हैं कि जो यूएन है उसका स्लाइटली डिफरेंट रोल बन चुका है। जैसे कोल्ड वॉर में जीता कौन था आपका, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज, राइट। जो नेटो का ग्रुप था वो जीता था। तो देयर वाज कंसर्न बहुत सारी सरकारों में और कंट्रीज में कि भाई यूएस जो है वो इतना पावरफुल बन चुका है कि वो जो यूएन में जो है अपना ही काम करेगा, अपनी मर्जी से ही काम करेगा, राइट, दूसरों की सुनेगा ही नहीं। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें जो है यूएन में उस टाइम लोगों के दिमाग में आ रही थी कि क्या यूएन अभी भी फेयर रहेगा। ओके, ठीक है। अब यूएन के अलावा एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम बात करते हैं आईएमएफ, बहुत बार आपने नाम सुना होगा, इकोनॉमी में भी सुना होगा इसका नाम, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देख सकते हो आप इसका लोगो भी, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेशंस को देखती है इंटरनेशनल लेवल पे। 190 मेंबर कंट्रीज इसमें है, अगर हम लेटेस्ट देखें तो 19 फरवरी 2024 का डेटा है, राइट। G7 मेंबर्स जो है इसमें आपके जापान है, यूएस है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, इटली है, कनाडा है, चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील, सऊदी अरेबिया एंड अदर मेजर मेंबर्स। आईएमएफ का मेंबर इंडिया है या नहीं है, बिल्कुल है। फुल फॉर्म क्या है पता लग गई। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कमेंट्स बता देना। कब एस्टेब्लिश हुआ था ये भी कमेंट्स में बता देना, और साथ में अपनी बुक में यहाँ पे लिख भी लेना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब ये एस्टेब्लिश हुआ था, इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था, ठीक है। यहाँ टिक लगा लेना है, टिक का मतलब कि हाँ इंडिया इसका मेंबर है। आगे और भी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने तो इसलिए बोल रही थी, ठीक है। अब हम देखते हैं ये फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टाइमलाइन। क्वेश्चंस नहीं आते, जो इसमें से इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगी, वो याद कर लेना, ठीक है। 1941 अगस्त में अटलांटिक चार्टर जो है वो साइन किया था बाय यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन एस चर्चिल। 1942 ये याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 1942 जनवरी 26 allied nations fighting as the Axis powers meet in Washington DC to support Atlantic Charter and the signed declaration of United Nations। तो ये समझ में आ गया कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो अटलांटिक चार्टर बेसिकली साइन हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं आपका आया था। तो बिगिनिंग चीज थी यूनाइटेड नेशन को बनने से पहले वो क्या था, अटलांटिक चार्टर, ठीक है।
तेहरान कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन नहीं है इंपॉर्टेंट, याल्टा कॉन्फ्रेंस ऑफ द बिग थ्री। अच्छा बिग थ्री क्या होता है ये दिमाग में रखना बस, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टेलिन। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर 2 मंथ लॉन्ग यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को। 26 जून 1945 साइनिंग ऑफ यूएन चार्टर बाय 50 नेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। यूएन चार्टर साइन किया, 50 नेशंस ने बेसिकली साइन किया था। पोलैंड ने जो है 15 अक्टूबर को साइन किया था। तो यूएन के बेसिकली 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स हैं, एंड ये आपको याद रखना है कि भाई यूएन चार्टर साइन किया तब जाके आपके जो है ये बना था आपका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये भी ध्यान रख लो कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन फाउंड हुआ था, तो इसलिए इसको हम यूएन डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था यूएन? आ गया आंसर आपका यही 30 अक्टूबर 1945। तो लास्ट के 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन। देखो एक एक लाइन आपको मैं करा रही हूँ इसमें, ठीक है, तो और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये वीडियो देख लो और एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना। एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस है वो कर लेना, एनसीईआरटी के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर encouraged the world to invest in an international conflict organization to deal with conflict. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होती है? 1914 से 1918। तो इसके बाद वर्ल्ड को लगा कि भाई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जिससे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे सॉर्ट आउट कर सके हम, ठीक है, और इससे जो है वर्ल्ड भी जो है वो आपकी अवॉइड हो जाएगी और वॉर नहीं होगी, राइट। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड द वॉर। तो इसके रिजल्ट में लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था, ठीक है। अब लीग ऑफ नेशंस शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, अब इसका जो लोगों ने इसको बनाया था वो इस होप के साथ बनाया था कि दोबारा से वर्ल्ड में वॉर नहीं होगी, लेकिन ये वॉर को प्रिवेंट नहीं कर पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाती है 1939 से 1945। मैनी मोर पीपल डाइड इन दिस, इवन जो वर्ल्ड वॉर थी उससे कंपैरिजन में मोर पीपल डाइड इन दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशंस का जो सक्सेसर है वो बनाया गया यूएन को। 1945 में ये बनाया गया था, एग्जैक्ट डेट देख लो आप कि कब यूएन चार्टर साइन हुआ था, ठीक है, और कब एक्चुअली ये फाउंड हुआ था। इमीडिएटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपके यूएन को बना दिया गया था, ठीक है। अब जरा उससे पहले आप ये पिक्चर देख लो, आगे चलने से पहले एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं हम यूएन का भी, ठीक है। तो देखो ये पिक्चर, तो यूएन ऑफिस ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन क्रिएटेड दिस अबव पोस्टर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज पर द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफ 1942। दिस फीचर्स द फ्लैग्स ऑफ ऑल द नेशंस। देखो इस फ्लैग्स दिख रहे हैं आपको इसमें, ये सारे फ्लैग्स हैं उन नेशंस के जो कि एलाइड फोर्सेस का पार्ट था। तो ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो अगर इसको नहीं भी देखते हो तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एवोल्यूशन हम देख रहे थे, अच्छा इस पे आऊंगी बाद में, लास्ट में आऊंगी इस पे। अब देखो, तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनाइटेड नेशंस चार्टर साइन किया था 51 स्टेट्स ने, तब जाके ये बनी थी, ठीक है। जो लीग ऑफ नेशंस नहीं कर पाई उसने ये सोचा कि हम वो काम करेंगे। जो इसका ऑब्जेक्टिव था यूएन का वो ये था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को हमें प्रिवेंट करना है और कॉपरेशन को हमें फैसिलिटेट करना है अमंग द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। और वो इस होप से भी बनाया गया था यूएन कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं स्टेट्स के बीच में, जो ऐसा हो सकता है कि भाई वॉर बन जाए इनके लिए, आई मीन इतने सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो बाद में वॉर का रूप ले सकते हैं, तो उसको स्टॉप करने का काम बेसिकली यूएन का था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लैक फ्रॉम द लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं? जब सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लैक है, तो यूएन जो है इट वाज इंटेंडेड टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर कि भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाई जाए, ठीक है। 2012 तक यूएन में 193 मेंबर स्टेट्स बन गए थे, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की अगर हम बात करें तो ऑल मेंबर्स हैव वन वोट ईच। अब ये देखते हैं जरा हम, ठीक है। अब देखो ये है यूनाइटेड नेशंस सिस्टम। यूनाइटेड नेशन सिस्टम के बेसिकली कुछ ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ऑर्गन समझ गए भाई, यूनाइटेड नेशन सिस्टम आपका ये एक पूरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। उसके अंदर कुछ आपके ऑर्गन्स हैं अलग अलग, जैसे ये पूरी गवर्नमेंट हो गई, इसमें ये एग्जीक्यूटिव है, ये लेजिस्लेचर है, ये जुडिशरी है, इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब पार्ट्स हैं आपके इसके यूएनओ के, वो हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स। तो पहले तो है जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल 193 मेंबर्स, सबकी एक वोट है यहाँ पे।
अगर यहाँ पे कुछ मेजर डिसीजन लेने हैं तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है या सिंपल मेजोरिटी। और जो डिसीजंस है वो बाइंडिंग नहीं होते, बट ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने बोल दिया वो करना ही करना है। ठीक है, अगर हम इसकी कुछ सब्सिडरी बॉडीज देखें तो कमिटीज, एडॉक बॉडीज यहाँ पे होती हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स भी है इसके अंडर आपकी जो काम करती है। फिर UNCTAD की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, चिल्ड्रंस फंड जो यूनिसेफ है, पॉपुलेशन फंड UNFPA, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHRC, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, रिलीफ फॉर वर्ल्ड एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज इन नियर ईस्ट, ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, इन सब पे जो है जनरल असेंबली में डिस्कशन होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो भी आपकी सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिपोर्ट करती है और जनरल असेंबली को भी रिपोर्ट करती है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, वो एक और ऑर्गन है आपका इसका UN का। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर तो परमानेंट है यहाँ पे जिनके पास वीटो राइट्स होती है, यानी कि अगर कोई डिसीजन लेके आ रहे हैं और इन 5 में से 4 लोगों ने बोल दिया कि भाई ले आओ और एक ने मना कर दिया कि मत लेके आओ, तो वो डिसीजन नहीं आएगा, तो उसे वीटो राइट कहते हैं। ठीक है, तो 15 मेंबर होते हैं, 5 तो परमानेंट और 10 मेंबर होते हैं आपके जो कि इलेक्टेड होते हैं बाय जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली में तो सारे लोग हैं, जनरल असेंबली में तो सारे लोग हैं, अब वहां से कोई दो, बेसिकली 10 मेंबर जो हैं आपके 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं। इसके डिसीजन जो है वो बाइंडिंग डिसीजन है, जो सिक्योरिटी काउंसिल ने बोल दिया वो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं सब्सिडरी बॉडीज़ की, मिलिट्री स्टाफ कमिटीज़ आती है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, पीस कीपिंग ऑपरेशंस वगैरह आते हैं। ठीक है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें हम तो वो आपकी जनरल असेंबली के अंडर आती है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल टॉप पे है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी यहाँ पे UN की जो ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सिक्योरिटी काउंसिल। फिर है जनरल असेंबली। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखें तो ये भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इसका एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। 15 जजेस जो हैं यहाँ पे 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ध्यान रखना कितने साल के लिए, 9 साल के लिए, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी से इलेक्ट होते हैं। ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी आपको सिक्योरिटी काउंसिल में भी चाहिए और जनरल असेंबली में भी चाहिए। फिर इन 15 जजों को इलेक्ट किया जाता है 9 साल के लिए, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, हेग नीदरलैंड्स में। ठीक है, फिर एक प्रिंसिपल ऑर्गन जो है वो आपका सेक्रेटरीट भी है। इंटरनेशनल स्टाफ सर्विंग द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स, जो ये बाकी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जैसे कि आपका जनरल असेंबली हो गई, इसको ये सर्व करता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल जस्टिस है वो आपका सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली से कैसे रिलेटेड है कि भाई दोनों के अंदर आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी से 15 जज इलेक्ट करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए। ठीक है, सेक्रेटरीट देखे तो सेक्रेटरी जनरल इसको हेड करते हैं। ठीक है, और जो सेक्रेटरी जनरल है वो उनको कौन अपॉइंट करता है, जनरल असेंबली, और जनरल असेंबली को रिकमेंडेशन देती है सिक्योरिटी काउंसिल कि भाई इनको अपॉइंट कर दो, और अपॉइंट कौन करता है, जनरल असेंबली एज सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल जो है किसके हेड है, सेक्रेटरीट के हेड है, और 5 साल के लिए बनते हैं, रिन्यूएबल टर्म है कि दोबारा से बन सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप देखो जनरल असेंबली के अंदर और भी ऑफिस आते हैं जैसे कि ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, UN यूनिवर्सिटी, जॉइंट प्रोग्राम्स ऑफ HIV एड्स। ठीक है, फिर अपार्ट फ्रॉम दिस आपका एक और प्रिंसिपल ऑर्गन है, वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक बोलते हैं इसको। इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 3 साल के लिए। ठीक है, 54 सीट्स होती है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे 54 सीट्स आपकी इकोसोक में है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, नारकोटिक ड्रग्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ वुमेन, ये जो फंक्शनल कमीशंस हैं इसके अंडर, इकोसॉक के अंडर। रीजनल कमीशंस भी कुछ काम करते हैं इसके अंडर, इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक एंड वेस्टर्न एशिया। ठीक है, और ट्रस्टीशिप काउंसिल की अगर बात करें हम तो ये भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन था बेसिकली UN का। इसको 1 नवंबर 1994 को सस्पेंड कर दिया गया था विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाऊ, द लास्ट UN ट्रस्ट टेरिटरी। ठीक है, तो लास्ट UN ट्रस्ट टेरिटरी कौन थी, पलाऊ थी। पलाऊ कौन से कॉन्टिनेंट में है मेरे को कमेंट्स में आप बताना। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोसोक में कुछ नॉन सब्सिडरी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, IMF, IMO, WMO एंड ITU। ठीक है,
रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें डब्ल्यूटीओ का कुछ लेना देना नहीं है यूएन से, ठीक है। सो फॉर रीजंस ऑफ स्पेस द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सिलेक्टिव, इट इज ओनली रिलेटेड बॉडी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक डब्ल्यूटीओ के नहीं है, किसके साथ, यूएन के साथ, ठीक है। ये इंडिकेट्स करता है डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन। अच्छा, जो आपको ऊपर लाइंस दिख रही है, एक सेकेंड देखो, जो आपको ऐसी बोल्ड सी लाइन दिख रही है, एक ये दिख गई, ब्लैक कलर से मार्क करती हूँ, ध्यान से देखना, एक लाइन ये दिख गई, बोल्ड वाली लाइन ये दिख गई, एक ये दिख गई, ये दिख गई, एक ये दिख गई, एक ये रही, 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 और एक ये रही। तो इस बोर्ड लाइन का मतलब है डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन टू एंड अपॉइंटेड बाय। ये जो जज हैं ये दोनों मिलके अपॉइंट करते हैं यहाँ पे, इसलिए ये लाइन लग गई। और जो ये जो बॉडीज है ये इनको डायरेक्ट क्या करती हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट करती है, ठीक है। फिर ग्रीन पेन से मैं उन लाइंस को दिखाती हूँ, इंडिकेट्स अ नॉन सब्सिडरी रिलेशनशिप। नॉन सब्सिडरी रिलेशन है, जैसे इसका नॉन सब्सिडरी रिलेशन है इसके साथ, ठीक है, बस, और तो कोई है नहीं ऐसी, इसमें एक ही थी। और दूसरी ये वाली लाइन है, इंडिकेट्स यूनिक स्टेटस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कंट्रोल बाय वीटो पावर्स और बाय अनइलेक्टेड परमानेंट 5। ओके, तो ये है आपकी, ठीक है। डिटेल में नहीं देखना, नाम पता होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन के, 9 साल, 15 जज हैं, हॉग में है, 5 मेंबर परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है, जनरल असेंबली सिंपल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, सबकी एक एक वोट होती है, 193 मेंबर्स है। हेड कौन करता है सेक्रेटरीट को, जनरल सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट करता है जनरल असेंबली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 5 ईयर्स। इकोसॉक में 54 सीट है, 3 साल के लिए मेंबर इलेक्ट होते हैं, कौन इलेक्ट करता है, जनरल असेंबली, बेस्ड ऑन जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। 1994 में सस्पेंड कर दिया गया था। इंडिपेंडेंस ऑफ पलाऊ विद द लास्ट यूएन ट्रस्ट टेरिटरी, ठीक है, बस इतना याद आपको होना चाहिए। बाकी जो यहाँ पर मेंशन्ड है वो देखो, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हर मेंबर के पास एक एक वोट है, अभी बताया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है, कौन कौन से हैं वो, यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, ये जो है परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। एज दे वर द मोस्ट पावरफुल इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसलिए इनको परमानेंट मेंबर बना दिया गया। अब यूएन्स मोस्ट पब्लिक विजिबल पब्लिक फिगर कौन है, रिप्रेजेंटेटिव हेड, दैट इज सेक्रेटरी जनरल। यूएन का जो रिप्रेजेंटेटिव हेड है वो कौन है, सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, सेक्रेटरी जनरल है ये यूएन के, 9th सेक्रेटरी जनरल है। 1 जनवरी 2017 को सेक्रेटरी जनरल ये बने थे, एंड ये जो है पुर्तगाल के क्या थे, आपके प्राइम मिनिस्टर थे 1995 से 2002 में 2 तक, और यूएन के हाई कमिश्नर थे फॉर रिफ्यूजीज 2005 से 2015 तक, ठीक है। अब यूएन के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट एजेंसीज हैं, वॉर एंड पीस डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स जो है वो डिस्कस होती है जनरल असेंबली में भी और सिक्योरिटी काउंसिल में भी। सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो डिस्कस होते हैं डब्ल्यूएचओ में, यूएनडीपी में, यूएनएचआरसी में, यूनिसेफ में, यूनेस्को में, ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एवोल्यूशन था आपका यूएन का, ठीक है। तो टॉपिक समझ में आ गया ये वाला, एवोल्यूशन ऑफ यूएन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं बेसिकली रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो रिफॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो फंडामेंटल है एक ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे जैसे आपका वर्ल्ड चेंज हो रहा है, आपकी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, आपको भी चेंज कर लेना चाहिए अपने अंदर। सिमिलरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी जो रिफॉर्म्स है और इम्प्रूवमेंट्स हैं वो नेसेसरी होते हैं, और यूएन भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी रिफॉर्म्स करना जो है वो फंडामेंटल था, वो बेसिक काम था कि हाँ यहाँ पे भी हमें रिफॉर्म्स करने हैं, ठीक है। वर्ल्ड से अलग अलग टाइप के रिफॉर्म यहाँ पे आते हैं। बेसिकली 2 तरीके के रिफॉर्म्स जो है यूएन को करने की ज़रूरत है। पहला तो ये है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और जो प्रोसेस है उसको ये रिफॉर्म करे, और दूसरा है कि रिव्यू द इश्यूज दैट फॉल विद द जुरिडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक तो स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का उसको चेंज करे, दूसरा भाई किन किन इश्यूज पे ये लोग बात करते हैं वो जो है
वो चेंज करने की थोड़ी सी आवश्यकता यहाँ पे है, उनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत यहाँ पे है। ठीक है, सबने एग्री करा था कि भाई ये रिफॉर्म्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब बात है कि कैसे करें, कब करें, ठीक है, और क्या करना है, इसको थोड़ा डिटेल में हमें देखना था कि भाई यूएन वाले क्या करें। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पे अगर हम प्रोसेस की बात करें तो बिगेस्ट डिस्कशन चलता है भाई यूएनएससी की सीट पे। परमानेंट सिर्फ 5 लोगों को दी गई है। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबरशिप तो चलो फिर भी हम दे देते हैं कई बार आपके दूसरे दूसरे देशों को, जैसे इंडिया को भी मिली थी रिसेंटली। ठीक है, अब इंडिया जो है वो चाहता है कि भाई हमको परमानेंट सीट दो आप यूएनएससी में। जर्मनी भी चाहता है, जो कोरिया वगैरह है, जापान वगैरह है, वो भी चाहते हैं कि हमें भी सीट चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ी इन पे बातचीत हो रही है यहाँ पे इस पे कि भाई क्या करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा रिफॉर्म का इशू था, वो था कि भाई जुडिक्शन। ठीक है, तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो एक्सपर्ट्स है, वो कहते हैं कि भाई पीस पे काम करो, सिक्योरिटी मिशंस पे काम करो। कई लोग चाहते हैं कि भाई ह्यूमैनिटेरियन वर्क, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट, जेंडर, सोशल जस्टिस, इन पे काम करो। ठीक है, अब बेसिकली हम ये देखते हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल्स। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, पहले कौन थे यह नाम याद रख लेना बस, ट्रैगवे लई। ठीक है, सेकंड थे डैग हैमर्सके जोल्ड, तो नोबेल पीस प्राइज़ इन्हें मिला है। ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम याद कर लेना। सेकंड, इनका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। बॉट एजेंडा फॉर पीस, फॉरेन मिनिस्टर, इनका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। कॉफ़ी ए अन्नान घाना से थे, और नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला है। ह्यूमन राइट काउंसिल 2005 इस्टेब्लिश इन्होंने करी थी। बन की मून, ये और ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि भाई ये नाम बस आपको ये याद कर लेना। देखो, फर्स्ट वाले का नाम, सेकंड वाले का नाम, थर्ड फोर्थ से छोड़ देना, सिक्स्थ वाले का नाम, सेवन्थ वाले का नाम, नहीं सिक्स्थ भी छोड़ देना, सेवन्थ और एट्थ का नाम कि एट्थ कौन थे, क्योंकि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये लेके आए थे बन की मून, तो इनका नाम ध्यान रखना। ठीक है, और ये तो लेटेस्ट है ही, एंटोनियो गुटेरस। प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना प्लीज़। 9th सेक्रेटरी जनरल ये आपके हैं। ठीक है, ओके, ये भी देखो पिक्चर। बन की मून जो है यूएन सेक्रेटरी जनरल, UN@70 लॉन्च करा था इन्होंने टू सेलिब्रेट द 70th एनिवर्सरी इन न्यू दिल्ली 2015 में। ठीक है, तो यूएन जो है वो 1945 में स्टैब्लिश हुआ था, इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द वे इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एंड द वे इट फंक्शन रिफ्लेक्टेड द रियलिटीज़। तो कोल्ड वॉर के बाद जो रियलिटीज़ हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो चेंजेस क्या क्या हो चुके हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर, आफ्टर योर कोल्ड वॉर ऑल्सो, की सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका है, यूएस स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन चुकी है, रिलेशनशिप जो है बिटवीन रशिया सक्सेसर टू सोवियत यूनियन और यूएस के साथ बेसिकली थोड़े ज़्यादा कोऑपरेटिव हो चुके हैं पहले के कंपैरिजन में। चाइना फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और ग्रेट पावर है, इंडिया भी ग्रेट पावर बनता जा रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इकोनॉमिक्स जो एशिया की है वो ग्रो कर रही है, यूएन में और ज़्यादा कंट्रीज़ आपकी आ चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जैसे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था आपका, तो बहुत सारी कंट्रीज नई बनी थी, राइट, और जो ब्रिटेन है वो भी अपनी कॉलोनीज को छोड़ रहा था, तो कई काफ़ी ज़्यादा नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन रही थी, वो भी इसके अंदर जो है जुड़ रही थी यूएन में। ठीक है, जीनोसाइड, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स, ये कुछ नए टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो अब जनरेट हो रहे हैं वर्ल्ड में। ठीक है, क्लियर, ओके। तो इन द सिचुएशन 1989 में जो कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था, तो क्वेश्चन जो वर्ल्ड फेस कर रही थी वो ये था कि क्या यूएन इनफ काम कर रहा है, इज इट इक्विप्ड टू व्हाट इट इज रिक्वायर्ड, व्हाट शुड इट बी डूइंग एंड हाउ, व्हाट रिफॉर्म्स आर नेसेसरी टू मेक इट वर्क बेटर। फॉर द पास्ट decade and a half, member states have been trying to find satisfactory and practical answers to these questions. ठीक है, अब देखते हैं रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। जो 2 टाइप के रिफॉर्म चाहते हैं लोग यूएन में, उसमें से हम पहला देखते हैं जो कि है स्ट्रक्चर और प्रोसेस में रिफॉर्म्स। ठीक है, अब यूएनएससी पे डिबेट चलता है भाई, यूएनएससी को रिफॉर्म करो। 1992 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था जिसमें 3 कंप्लेंट्स बेसिकली रिफ्लेक्ट करी थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कोई कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज़ और इंटरेस्ट डोमिनेटेड रहते हैं वहाँ पे, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर नहीं है।
तो इन डिमांड्स की वजह से इस रेजोल्यूशन के बाद बेसिकली डिमांड्स ग्रो हो रही हैं कि भाई रिस्ट्रक्चरिंग करो आप यूएन की, ठीक है। इन व्यू ऑफ दीज ग्रोइंग डिमांड्स फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन, ऑन 1 जनवरी 1997 जो यूएन सेक्रेटरी थे आपके कॉफी अन्नान, उन्होंने एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी कि भाई कैसे हम यूएन को रिफॉर्म करें, कैसे यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स और जोड़ें, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब न्यू मेंबर बनने के लिए बेसिकली कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए वो देश, मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, यूएन के बजट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता हो, एक बड़ा नेशन हो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एक नेशन हो जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता हो, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करता हो, एक कंट्री जहाँ पे विच वुड मेक काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड डाइवर्सिटी, जोग्राफी या इकोनॉमिक सिस्टम और आपके कल्चर के केसेस में, ठीक है। क्लियरली देख लो भाई, इंडिया जो है हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है ना। तो इंडिया ऑब्वियसली वांट कि भाई हम इसका मेंबर जो है वो बन जाए, ठीक है। ठीक है, ओके। तो गवर्नमेंट्स क्लियरली ईच ऑफ दिस क्राइटेरिया हैज सम वैलिडिटी। गवर्नमेंट्स जो है वो एडवांटेज देख रही थी कुछ क्राइटेरिया में एंड डिसएडवांटेजेस इन अदर्स डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस। Even if they had no desire to be members themselves, countries could see that the criteria was problematic. कितनी बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर होना चाहिए इस मेंबरशिप के एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई करने के लिए, कितना कंट्रीब्यूशन बजट में करना चाहिए, कितनी बड़ी पॉपुलेशन होनी चाहिए, कितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस जो है लोगों के दिमाग में उस टाइम पे उठ रहे थे, ठीक है, कि भाई हाउ वॉज दिस मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू बी सॉल्व्ड। इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन अगर आप जोग्राफिकल टर्म्स में बोल रहे हो तो क्या इसका मतलब ये है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से आप मेंबर ऐड करोगे यूएनएससी में, ठीक है। और जो रिप्रेजेंटेशन है क्या वो ऑन द अदर हैंड बी बाय रीजन्स और सब रीजन्स रेदर देन कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिसाइड कौन करेगा कि भाई इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे यूएनएससी में अब हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ लेवल हम क्यों नहीं रख रहे हैं, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड के मेंबर्स को क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बढ़ रहे थे लोगों के दिमाग में, डिफिकल्टीज बढ़ रही थी। डेवलपिंग वर्ल्ड जो है उसमें कुछ कंट्रीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डेवलप हो रही है, तो हम कल्चर क्या देखें देश का, कौन से कल्चर्स जो हैं वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, राइट। तो ये दिक्कत थी। तो जो ये इशू है इन द नेचर ऑफ मेंबरशिप, ये भी यहाँ पे इशू बन रहा था। तो ये वीटो पावर जो है क्या उसको हम अबॉलिश करें, अपार्ट फ्रॉम दिस कि भाई यूएनएससी में किसी और मेंबर को जोड़ें। इसके अलावा जो क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आ रहे थे वो ये थे कि क्या वीटो पावर को कैंसिल करा जाए, राइट। कई लोग सोच रहे थे कि भाई वीटो पावर जो है वो फायदा उठा रहे हैं ये लोग, अब वो रेलेवेंट नहीं है, इसको कैंसिल कर देनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, इतनी बार बता चुकी हूँ। चार्टर जो है वो परमानेंट पोजीशन देता है, प्रिविलेज पोजीशन देता है 5 लोगों को। बेसिकली मेन प्रिविलेजेस जो 5 परमानेंट मेंबर के हैं वो परमानेंसी है और वीटो पावर है। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और कंट्री जो है वो री इलेक्ट नहीं होती इमीडिएटली, मतलब 2 साल हुए उसके एज एन नॉन परमानेंट मेंबर, ये नहीं है कि फिर अगले ही साल दोबारा 2 साल के लिए, नहीं, कुछ गैप के बाद दोबारा बना सकते हैं। Non-permanent members are elected in a manner so that all the continents of the world are represented in your United Nations Security Council. Most importantly, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो नहीं होती। वीटो पावर क्या होती है मैंने समझाया था आपको, राइट, कि अगर सारे मेंबर्स एक वोट हैं लेकिन परमानेंट मेंबर ने बोल दिया किसी को कि भाई मैं इस डिसीजन को नहीं मानता, जो नहीं मानता तो वही होगा। तो ये जो नेगेटिव वीटो है वो वीटो है। तो ये लाइन आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो कि भाई जिस डिसीजन को मैं नहीं मानती और मेरे पास वीटो है, मैंने बोल दिया भाई नहीं चाहिए, नहीं होगा ये डिसीजन। वैसे 100 लोग बोलेंगे इसे करना है, मैंने बोल दिया नेगेटिव में, मैंने वोट कर दिया, तो वो मेरी वीटो पावर है। तो जो ये नेगेटिव वीटो है इसको हम वीटो बोलते हैं, ठीक है। ओके, यूज ऑफ वीटो बाय परमानेंट मेंबर्स, मैक्सिमम रशिया ने यूज़ किया है 135 बार, यूएसए ने 84 बार, यूके ने 32 बार, फ्रांस ने 18 बार और चाइना ने 11 बार। अब हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग क्रिएट हुआ था 1944 में। इट्स एक्टिविटीज आर फोकस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। एमसीक्यू आता है, ऑप्शन आता है डेवलपिंग और डेवलप्ड, पता नहीं सब क्यों डेवलप्ड भर के आते हैं इसमें। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बेसिकली जो है वर्ल्ड बैंक आपका आया था,
ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, रूरल सर्विसेज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन रिडक्शन, एस्टैब्लिशिंग एंड एनफोर्सिंग रेगुलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, इस सब पे काम करता है। लोन्स देता है ये मेंबर नेशंस को अपनी, ठीक है। एंड इट इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर सेटिंग द इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ पुअर नेशंस, अटैचिंग स्ट्रिंजेंट कंडीशंस टू इट्स लोन्स एंड फोर्सिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म्स, ठीक है। ऐसे इंडिया को इसने फोर्स किया था कि भाई कैपिटलिज्म जो है उसको प्रमोट करो अपने देश में, एलपीजी की पॉलिसीज लेके आओ अपने देश में, तो इस वजह से उसको क्रिटिसाइज भी करा जाता है। क्या इंडिया वर्ल्ड बैंक का मेंबर है? आप बोलोगे कैसा सवाल है, वर्ल्ड बैंक का मेंबर कैसे बन सकता है कोई? ये तो एक खुद ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या देती है आपको, बेसिकली लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। आगे देखते हैं ज़रा, ये देख लिया था हमने, अरे ये भी सारा हो गया था। जुरिडिक्शन देखते हैं यूएन का, ठीक है, कि जैसे मेंबरशिप के क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और बेसिकली यहाँ पे आता है जुरिडिक्शन, कि जुरिडिक्शन को हमें चेंज करना चाहिए बेसिकली। यूएन जो है अपने 60 साल कंप्लीट कर चुका है ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। जो हेड्स हैं ऑल मेंबर स्टेट्स के, वो सितंबर 2005 में फिर मिले थे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए और इस सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए कैसे हम चेंजेस करें। तो लीडर्स ने जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं वो डिसाइड करे थे कि यूएन को हम और रेलिवेंट बना सकते हैं, क्या क्या करके, कि भाई पीस बिल्डिंग कमीशन जो है उसको हम बेसिकली क्रिएट करें, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन फ्रॉम एट्रोसिटीज, ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसको इस्टेब्लिश करें। 19 जून 2006 के बाद जो है ये इस्टेब्लिश भी हो चुका है। MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लेके आए, SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 गोल्स हैं ये, बेसिकली उस पर फोकस करने के लिए इसने काम किया था। टेररिज्म को हम कम करें, डेमोक्रेसी फंड एक बनाए, ट्रस्टशिप काउंसिल को वाइंड अप करें और ऑब्वियसली 1994 में उसको वाइंड अप कर भी गया था, ठीक है। इट इज़ नॉट हार्ड टू सी दैट दीज आर इक्वली कॉन्टेजियस इशूज फॉर यूएन। पीस बिल्डिंग कमीशन जो है वो करेगा क्या? देर आर नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, किन किन में वो इंटरवेन करेगा, क्या वो पॉसिबल है, इवन डिजायरेबल है फॉर टू इंटरवेन इन ईच एंड एवरी कॉन्फ्लिक्ट। सिमिलरली इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि भाई किसी देश में एट्रोसिटीज हुई तो वो क्या स्टेप लेगी। ह्यूमन राइट्स क्या है, कौन डिटरमाइन करेगा कि भाई यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, right? So given that so many countries are still part of developing world, how realistic is it for the UN to achieve an ambitious set of goals कि जो जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, भाई अभी भी देश कुछ डेवलप हो रहे हैं तो कैसे आप कह सकते हो कि भाई SDGs पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। ये देखो आप, डरफर बेसिकली सूडान में ये रीजन है, 2003 में यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रखे थे एंड इट हैज़ अट्रैक्टेड एम्प्टी प्रोमिसेस बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूएन यहाँ कुछ नहीं कर पाया था, ठीक है। देखो यहाँ देख रहे होगे आप, ये स्टारवेशन, जीनोसाइड, ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। पीस कीपर्स, इंटरनेशनल आउटरीच, शॉक, हेरर, नेवर अगेन, एड, ये लोग हैं, यहाँ पे भी कुछ लिख रखा है आपका, राइट। और ये पुअर पीपल, बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब ये है भाई यूएन जो है सिर्फ बोलता है, काम नहीं करता है, ठीक है। ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस, अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, जो कैन जस्ट लीव इट। आगे चलो WTO पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल्स सेट करता है ग्लोबल ट्रेड के लिए। आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो है, गैट एग्रीमेंट है, ध्यान रखना एग्रीमेंट है ये, ट्रेड पहले आता है टैरिफ बाद में आता है, फुल फॉर्म जो है ध्यान रखना, एज इट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था ये और उसका सक्सेसर 1995 में WTO आया था। 164 मेंबर्स इसके हैं, ठीक है। US, यूरोपियन यूनियन, जापान जो है इसके मेंबर्स हैं। क्या इंडिया मेंबर है, मेरे को बता देना। आगे देखते हैं इंडिया एंड योर यूएन रिफॉर्म्स। तो इंडिया जो है उसने सपोर्ट किया है कि भाई यूएन को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, वो मानता है कि यूएन को रिस्ट्रक्चर से जो है करोगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। इंडिया इवन सपोर्ट एंड एनहांस रोल फॉर यूएन इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड योर प्रमोटिंग कॉपरेशन। इंडिया बिलीव करता है कि डेवलपमेंट जो है वो सेंट्रल होनी चाहिए टू यूएन एजेंडा, ठीक है, कि भाई बेसिकली इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करो वर्ल्ड में। इंडिया का मेजर कंसर्न ये है, यूएनएससी का मेंबर वो बनना चाहता है, ठीक है, और चाहता है कि भाई हम जो है बेसिकली परमानेंट मेंबर बने हम यूएनएससी का, ठीक है। ये हम ध्यान रखना चाहिए आपको कि भाई यूएन जो है सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें पहले 11 मेंबर थे, वो 15 तक जो है एक्सटेंड कर दिए गए थे, बढ़ा दिए गए थे 65 में, बट कोई परमानेंट मेंबर में कोई चेंज नहीं आया था। सिंस देन जो साइज ऑफ काउंसिल है वो स्टेशनरी रहा है 1965 के बाद से, ठीक है।
तो इंडिया आर्ग्यू करता है कि भाई दे शुड ऑल्सो हैव अ रोल इन शेपिंग द डिसीजन इन द सिक्योरिटी काउंसिल विच अफेक्ट देम. तो इंडिया सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स. Okay, success of Security Council action depends on political support of the international community. Any plan for restructuring of Security Council therefore should be broad based. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही देश बोल रहा है. broad based अगर लोग चाहते हैं, बहुत सारे देश चाहते हैं स्ट्रक्चरिंग करें इसकी, तो ऑब्वियसली काम हो भी सकती है. जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है इट शुड हैव मोर डेवलपिंग कंट्रीज इन इट. इंडिया जो है खुद भी चाहता है भाई यूएन का मेंबर हमें बना दो, पॉपुलेशन टॉप पे है हमारी, मिलिट्री हमारी अच्छी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम है, पीस कीपिंग एफर्ट्स में हम काम कर रहे हैं, इकोनॉमी हमारे देश की काफ़ी अच्छी होती जा रही है. ठीक है, और वर्ल्ड अफेयर में हम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल. तो हम लोग भी चाहते हैं कि भाई हमें भी यूएनएससी का मेंबर बनाया जाए. IAEA देख लो जरा इसका आप ये सिंबल, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 में इस्टेब्लिश करी गई थी एंड इट केम इनटू बीइंग टू इम्प्लीमेंट यूएस प्रेसिडेंट जो डुवाइट थे उनका एटम्स फॉर पीस प्रपोजल था, उसको बेसिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी. एंड इट सीक्स टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेस. जो इसकी टीम है वो इंस्पेक्ट करती है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंश्योर दैट सिविलियन रिएक्टर्स आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस. ठीक है, ओके. अब देखो यूएन, कई देश जो है बोलते हैं भाई इंडिया को क्यों दे यूएनएससी का मेंबर, उसके आसपास के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ सही नहीं है. ठीक है, कई लोग कंसर्न्ड है इंडिया की न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज़ की वजह से, और कई लोग सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है इट विल मेक इंडिया इनफेक्टिव एज अ परमानेंट मेंबर. पाकिस्तान जो है वो कभी बनाना नहीं चाहता इंडिया को बेसिकली एक यूएनएससी का परमानेंट मेंबर. ठीक है, कई सोचते हैं कि भाई अगर इंडिया को इंक्लूड कर दिया तो ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका ये लोग भी बोलेंगे कि भाई हमें भी 2 सीट यहाँ पे परमानेंट. ठीक है, ओके. यूएन इन यूनिपोलर वर्ल्ड. तो अपार्ट फ्रॉम द कंसर्न्स ऑफ रिफॉर्म एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन, basically UN has been a hope for some countries. The changes could help the UN cope better with unipolar world in which the US was most powerful country without any serious rivals. तो क्या UN जो है एक बैलेंस एक्ट कर सकता है अगेंस्ट योर US डोमिनेंस, ये क्वेश्चंस उठते हैं. तो US पावर जो है भाई उसको इजीली चेक नहीं कर सकते हम. रीज़न क्या है उसके, तो यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है. तो फर्स्ट रीज़न है कि USSR जो है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो यूएस अकेली सुपर पावर जो है वर्ल्ड में है, मिलिट्री इकोनॉमिक पावर उसकी बहुत ज़्यादा है. सेकंड रीज़न है कि भाई जो इन्फ्लुएंस है यूएस का वो कॉन्सिडरेबल है, लार्जेस्ट सिंगल कंट्रीब्यूटर टू यूएन का यूएस ही है, फाइनेंशियल पावर उसकी अनमैच्ड है. यूएन जो है फिजिकली लोकेटेड विद इन द यूएस टेरिटरी, तो उसकी वजह से वॉशिंगटन जो है उसके पास एडिशनल सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस है यूएन में. यूएस जो है उसके पास नेशनल्स भी है यूएन ब्यूरोक्रेसी में, यूएस के नेशनल्स यूएन ब्यूरोक्रेसी में भी हैं. तीसरा जो है कि भाई यूएन यूएसए को इतनी आसानी से चेक नहीं कर सकते हम, उसका तीसरा जो कारण है वो ये है कि वीटो पावर है यूएसए के पास. तो अगर कुछ ऐसा कुछ पास होता है आपका इसमें यूएन में अगेंस्ट यूएसए, तो वीटो करके उसको कैंसिल कर सकता है. ठीक है, तो यूएन जो है वो एक ग्रेट बैलेंस नहीं है यूएसए के लिए. एक यूनिपोलर वर्ल्ड में जहाँ पे यूएस डोमिनेंट है, तो यूएन जो है डज सर्व टू ब्रिंग द यूएस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्कशंस इनटू वेरियस इश्यूज. ठीक है, अब जरा हम ये देखें तो इसमें है वॉर यूएन, इफ द राइट वन डोंट गेट यू देन द लेफ्ट वन विल. ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है दैट कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन राइट्स इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. इट बिलीव्स दैट ह्यूमन राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इनडिविजिबल and it prepares and publishes reports on human rights. Governments are not always happy with these reports since a major focus of Amnesty is misconduct of government authorities, and these reports play an important role in research and advocacy on human rights. Human Rights Watch एक दूसरी international organization है involved in research and advocacy of human rights. Largest international human rights organization ये है USA में. It draws global media's attention to human rights abuses, helps in building international coalitions like campaigns to ban landmines, stop the use of child soldiers, and to establish international criminal court. ठीक है,
ओके, अब टू द एंड ऑफ द चैप्टर पे आ गए। ये लाइन काफ़ी अच्छी है। यूएन जो है वो एक इम्परफेक्ट बॉडी है, बट विदाउट इट जो वर्ल्ड है इट वुड बी वर्स ऑफ। ठीक है। Given the growing connections and links between such connections and links between societies and issues, what we often call independence, it is hard to imagine how more than 7 billion people would live without an organization such as UN. Technology promises to increase planetary independence, and therefore the importance of UN will only increase. Peoples and governments will have to find ways of supporting and using the UN and other international organizations in ways that they're consistent with their own interest and interest of the international community more broadly. Okay, so this was the chapter. If you have any doubts, you can contact through the comment section.